इंडिया और चाइना पिछले 3 से 4 साल के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग बहुत सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। अभी क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एंड साथ ही साथ जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, इन्होंने बोला है कि हम एफर्ट्स करेंगे ताकि यहाँ पर एलएसी के अराउंड डिसएंगेजमेंट प्रॉपरली हो पाए। तो जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं उनको प्रॉपरली डायरेक्शंस दी जाएंगी कि यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं आप उनको रिजॉल्व कीजिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एलएसी के अराउंड हमें एक शांति देखने को मिले। देखो यूपीएससी ना 2020 के अंदर हमसे कुछ लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ें पूछ ली थी एलएसी के अराउंड, तो थोड़ा सा हमें उनको भी देख लेना चाहिए। एक्चुअल में बस थोड़ा इस तरह से आप मैप तो पता ही होगा आपको डायरेक्शंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ, फिर ये डायरेक्शन ईस्ट और ये होती है आपकी वेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर देखूँ ना तो यहाँ पर आपको दौलत बेग ओल्डी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेड मार्क किया ना मैंने, ये देखो ये है डीबीओ। फिर इसके अगर आप थोड़ा सा नॉ आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाओगे थोड़ा सा जस्ट नीचे, तो आपको डेप्सांग प्लेन देखने को मिलेगा। ये रहा डेप्सांग प्लेन। ठीक है, उसके थोड़ा सदर्न साइड में और जाओगे फिर वहां पे आपको गलवान देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट साइड पे आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा था, ये था आपका, ये ध्यान से देखना, ये था आपका दौलत बेग ओल्डी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर सबसे ऊपर था आपका दौलत बेग ओल्डी। फिर आपका डेप्सांग प्लेन आ गया साउथ ईस्ट साइड की तरफ, फिर थोड़ा साउथ में गए फिर गलवान आ गया, एंड फिर साउथ ईस्ट में आपका हॉट स्प्रिंग्स आ गया। तो ये आपको लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर थोड़ा और आप सदर्न साइड में आ जाओगे तो आपको पेंगोंग सो लेक, ठीक है, बहुत फेमस लेक है, वो देखने को मिल जाएगी। एंड फिर और साउथ में जाने पे आपको डेमचौक देखने को मिल जाएगा। इसी बीच में आपको यहाँ पे ले भी देखने को मिल जाएगा, तो इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसलिए इनको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने मेरा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना। बाकी अक्साई चीन का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वो एरिया जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, अक्साई चीन वाला एरिया। थोड़ा सा बस इसमें आपको आप स्टडी करोगे, आई एम श्योर कुछ यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछेगा ना तो आप उसको आंसर कर दोगे। बाकी लद्दाख हो गया, जे एंड के, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट। तो इसी तरह से कुछ और हमें न्यूज़ आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो डेट है आज की 25 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने ना कमेंट्स में लिखा था कि सर थोड़े अगर हम ना करंट अफेयर्स बेसिस के ऊपर कुछ जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है थोड़ी डेली बेसिस पे ऊपर और स्टार्ट कर दें। तो आप सभी लोग मुझे बताना कि कैसा सजेशन है, या आप लोगों की तरफ से आया, कुछ 2-3 स्टूडेंट्स का सजेशन था। तो बाकी सब लोगों का भी मैं राय जानना चाहता हूँ कि कैसा आपको फील करते हो इसके रिगार्डिंग, कि क्या हमें करंट अफेयर्स रिगार्डिंग एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करने चाहिए। तो डेफिनेटली आप मुझे बताना, फिर अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। ठीक है, एक जो चीज़ हमें आज डिस्कस करनी है वो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको पहले हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो आज से 20-22 साल पहले यानी कि 2001 की बात है, जो गोल्डमैन सैक्स करके आप इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। इनके द्वारा ना इनके एक बहुत ही फेमस चेयरमैन थे जिम ओनील, उन्होंने एक पेपर लिखा। उसके अंदर उन्होंने पता क्या बात करी, उन्होंने देखा कि यार दुनिया में ना 4 कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। सर कौन सी 4 कंट्री, उन्होंने बात करी ब्राजील की, उन्होंने बात करी रशिया की, उन्होंने बात करी इंडिया की और बात करी चाइना की। ये 2001 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर इन्होंने नोटिस किया कि इस तरह से ये 4 कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं और इन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, ब्रिक, क्योंकि उन्होंने देखा कि 4 कंट्रियां इस तरह से आगे बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। ठीक है, तो फिर बाद में ना इन चारों कंट्रीज ने क्या किया, आपस में मिलकर एक समिट, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और पहला समिट भी यहाँ पे हो गया, कहाँ पे, रशिया के अंदर। बाद में इन्होंने नोटिस किया कि नहीं यार साउथ अफ्रीका भी अच्छा ग्रो कर रहा है, साउथ अफ्रीका की भी जो इकोनॉमी है ना वो बढ़िया ग्रो कर रही है। तो जो BRIC था ना, इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, BRICS, एक सेकेंड, BRICS हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। तो काफी सालों तक ये ऐसे ही करता रहा और काफी अच्छी खासी इकोनॉमी भी आप देख रहे हो ना, जैसे इंडिया चाइना तो काफी तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं और पॉपुलेशन भी इंडिया चाइना की अच्छी खासी है। तो आज के टाइम के ऊपर 22% जीडीपी इन्हीं कंट्रीज का आता है और 40% पॉपुलेशन भी इन्हीं कंट्रीज की है। तो इस तरह से इनके फिर समिट्स होते गए, ठीक है ना। अभी जो 2023 का समिट हुआ है ना, अब इसमें इन्होंने बात करी है कि हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। कहने का मतलब क्या, पहले हम थे कितने, 5, अब हो जाएंगे 5 से कितने, 6 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 11। तो सर क्या इंडिया इसके फेवर में है इसको एक्सपैंड करने के अंदर। देखो मैं थोड़ा सा ना बताता हूँ, एक्चुअल में ना इंडिया पहले इसके फेवर में नहीं था, या रेदर आई शुड से कि इंडिया चाहता था कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए एक्सपेंशन करने का। पर अब क्योंकि हम एक्सपैंड कर चुके तो इंडिया बोल रहा है कि हाँ हमने इसका, हम इसके फेवर में हैं। पर एक्चुअल में इंडिया चाहता था कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से एक्सपेंशन हो, ऐसे रैंडमली एक्सपैंड मत करो, ठीक है ना। तो वो चीज़ थोड़ी अभी मिसिंग है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं आ पाया है। पर इंडिया चाहता डेफिनेटली है कि इंडिया इस डायरेक्शन में, मतलब ब्रिक्स इस डायरेक्शन में मूव करे कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है ना हम उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन सी नई 6 कंट्रीज हैं,
देखो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वैसे आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, ठीक है ना, ये देखते रहो। यहाँ पर कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर के अंदर आपको अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा यहाँ पर ना थोड़ा आप यहाँ पे आता हो, ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर आपका यूएई हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपकी कुछ और भी कंट्रीज हैं, जैसे आपका ईरान भी हो गया, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली अगर आप नोटिस करोगे ईरान के अलावा, तो आपको इजिप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये रहा आपका इजिप्ट हो गया। एंड लास्टली आपकी जो छठी कंट्री जो ऐड हो रही है, दैट इज इथियोपिया, ठीक है। तो ये देख रहे हो इथियोपिया, ठीक है। मैं दोबारा इस पे मार्क कर देता हूँ। आपका पहला अर्जेंटीना, दूसरा इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान, ये 6 कंट्रीज आपको ऐड होती हुई देखने को मिल जाती हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इन द सेंस, यहाँ पे आपको जो पुरानी कंट्रीज थी वहाँ पे ब्राज़ील भी थी, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी है, अफ्रीकन भी है, एशियन भी है। और यहाँ पर अगर आप रशिया को यूरेशिया वगैरह में इंक्लूड करते तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ब्रिक्स के अंदर। तो टोटल आज के टाइम पे 11 कंट्रीज होगी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो थे ही थे। उसके अलावा आपके सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या है, वो है हमारा स्पेशल स्टेटस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। देखो जो आप जानते हो ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा उनको अलग तरह से थोड़ा ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है ना, क्यों उनको कुछ स्पेशल चीज़ें देनी पड़ती हैं। एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है ना, अभी जो आप जानते होंगे ना, आज से आई थिंक 4 साल हो गए, है ना। 5 अगस्त 2019 को हमने जो आर्टिकल 370 था उसको एक तरह से डिल्यूट ही कर दिया था, जब कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था हमने उसको ख़त्म किया। अब ये ना मुद्दा हमारा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप लोगों ने भी ना शायद यूट्यूब के ऊपर इसकी प्रोसीडिंग वगैरह देखी होंगी। तो मुद्दा ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या सरकार के पास ऐसी पावर्स थी, क्या ढंग से हुआ है, क्या जो असेंबली थी, वो तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो नहीं थी, तो क्या ये मुद्दा ठीक था या गलत था, ये चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वहां पर ना एक बीच में आर्गुमेंट आया कि कल को तो हमारी जो सरकार है, क्या वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कुछ उनको इंपॉर्टेंस या स्पेशल प्रोविजन दे रखी हैं, क्या उनको भी हटा देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में कंफर्म कर दिया है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ऐसा करेंगे। मतलब जम्मू कश्मीर का हमने स्पेशल स्टेटस हटा दिया, पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग जो भी उनको स्पेशल प्रोविजंस दे रखी हैं उनको हम नहीं कर लेंगे, ऐसा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप 6 शेड्यूल के बारे में जान सकते हो। आर्टिकल 244(2) की अगर हम बात करें, तो आपकी 4 स्टेट्स आती हैं यहाँ पे, AMTM करके, मैंने पहले भी आपको याद कराया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। इसके अलावा भी देखो बहुत सारी, जैसे आपका 371A, B, C, F, G, H, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड है। और भी आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, आपकी 5th शेड्यूल के अंतर्गत भी आपको चीज़ें कुछ देखने को मिल जाएंगी जो बाकी स्टेट्स की यहाँ पे बात करते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखो यहाँ पर ना आप कंडीशंस देखो तो थोड़ा पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए कुछ जगह के ऊपर ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे रेबल ग्रुप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए वो चीज़ करी जाती है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे बहुत सारी हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, तो उनकी एथनिक डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें हो गया, ठीक है ना। इनको आगे लेके आना है, थोड़ा इकोनॉमिकली अभी बैकवर्ड है, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। तो ये सभी कारणों की वजह से हम यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। बाकी अगर आप जैसे बात करी ना, आप देखो जरा, सरकार ने ये भी बोला कि 370 और 371 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 370 जम्मू कश्मीर की बात करता था, 371 अदर स्टेट्स की बात हो रहा है। 370 एक तरह से टेम्पररी प्रोविजन है, पर 371 को ना एक तरह से आप स्पेशल प्रोविजन कंसिडर कर सकते हो। अब ये ऐसा बोला जा रहा है कि परमानेंट है, आई एम नॉट श्योर फ्यूचर का, बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ ये एक परमानेंट प्रोविजन ही है एक तरह से। 370 देखो, चलो ये तो हमने डिस्कस कर ही दिया। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू इस तरह से आर्टिकल ऐड होते रहे हैं। जैसे नागालैंड के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन ऐड हुई, फिर असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आप देख पाओगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस इनके रिगार्डिंग हम देते रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल तो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस भी किया है। 6th शेड्यूल में आपकी AMTM आ गया, और 5th शेड्यूल के अंदर जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नर्स हो गया, उनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर आती है वहाँ की, ट्राइब्स के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी अच्छे से वहाँ पे प्रॉस्पर कर पाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ये एक PYQ कर लो, ठीक है ना। मुझे बता दो इसका कमेंट्स के अंदर कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके द्वारा ना NCFSE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये यहाँ पे रिलीज किया गया है। और क्यों किया गया है ऐसा, देखो हम ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये चीज़ें हैं।
आप सभी ने जब ये देखा होगा ना कि 5+3+3+4 को हमने इम्प्लीमेंट किया, बेसिकली पहले आप जानते थे सिस्टम वर्क करता था 10+2, ठीक है ना, आप 10वीं तक होते थे, फिर 2 साल अलग से। अब नया स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज 5, 3, 3, 4। 5 का मतलब क्या है, ये 5 साल होंगे आपके फाउंडेशनल स्टेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस 5 में से आपके 3 साल होते हैं किस चीज़ के, आंगनवाड़ी के या प्री स्कूल के, जैसे आप नर्सरी वगैरह नहीं करते, वो सारी चीज़ें। उसके बाद 2 साल होंगे आपके फर्स्ट एंड क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है ना। उसके बाद फिर 3 साल होगा आपका प्रेपरेटरी स्टेज, यहाँ पर आपकी क्लास क्लास 3 to 5 आ जाएगी। फिर आपके मिडिल स्टेज आ जाएगी, यहाँ पर आपकी क्लास 6 to क्लास 8 की बात करेंगे। और फिर सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी, जहाँ पर क्लास 9 to क्लास 12 की बात करी जाएगी। तो ये 5+3+3+4 की बात है। और एक्चुअल में ऐसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल में ना हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा, यहाँ की पेडागोजी अलग होगी, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें असेस करी जाएंगी, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को ऐसे डिवाइड किया है। कौन सी कमेटी के अंतर्गत ये चीज़ हुई है सर, के कस्तूरीरंगन जो कमेटी थी, उसके अंतर्गत ये चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे आप एनईपी की बात करो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, या जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूँ, दोनों बाइंडिंग नहीं है। तो स्टेट्स की मर्जी है कि उसको अडॉप्ट करें या ना करें, गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी ज़रा इसकी बात करते हैं जो ग्रेड 9 और अबव के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कि अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएँ पढ़ाई जाएँगी, और उनमें से 2 लैंग्वेजेस कौन-सी होंगी, वो भारतीय लैंग्वेज होंगी। गेटिंग द पॉइंट? और अगर आप क्लास 11वीं और क्लास 12वीं में हो, तो यहाँ पर आपको 2 भाषाएँ पढ़ाई जाएँगी, उसमें से एक जो होगी वो भारतीय लैंग्वेज होगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। प्लस हम एक तरह से सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, टर्म बेस्ड सिस्टम की तरफ। ऊपर से आप बात करो, असेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम आपका 7 सब्जेक्ट्स तक का हो सकता है इन क्लास 12, और पहले ये चीज़ 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर होती थी। मतलब एक ठीक है ना? उसी तरह से आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, कहीं न कहीं आप चाहो तो साइंस के साथ-साथ कुछ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट भी ले सकते हो। मतलब मान लो आपने फिज़िक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है, साथ ही साथ आपने लेट्स से आपने हिस्ट्री ले लिया। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अब करी जा पाएँगी, तो जो बाउंड्रीज़ है ना बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ अब धीरे-धीरे खत्म होती जाएँगी। ऊपर से इन्होंने एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, ठीक है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिकल एजुकेशन, वेल बीइंग की बात करी गई है। यहाँ पे जैसे योगा हो गया, इस तरह की और जो नई-नई चीज़ें, इंडियन जो गेम्स हैं, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इनको आर्ट्स के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि आर्ट्स की जैसी चीज़ें आप कहीं न कहीं देखिए, इंडियन आर्ट को आप समझिए, फिजिकल एजुकेशन की तरफ बढ़िए, ठीक है ना? और वेल बीइंग के अंदर भी ना माइंडफुल वेल बीइंग कैसे आप हो सकती है, ठीक है ना? उसकी यहाँ पर भी बातें करी गई हैं, तो प्रॉपर टाइम टेबल्स के अंदर आपको ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स के अंदर ना अब वो रटने वाली बातें नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, मैथमेटिकल थिंकिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे ना कुछ काम रिगार्डिंग चीज़ें भी सीखें, कि मशीनों के साथ लेट्स से कैसे काम करना है, ह्यूमन सर्विसेज़ के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन सभी अलग-अलग तरह के कामों की भी ना आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। साथ में ही पेडागोजी जो पढ़ाने का तरीका होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो टेक्स्ट बुक भी होगा और नई-नई चीज़ें भी होगी, जहाँ पर इस तरह से मटेरियल होगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको प्रॉपर्ली होगा, आपको चीज़ें समझ आएँगी, अब रटने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ना अब 2 बार हुआ करेंगे, ठीक है ना? बेसिकली साल में 2 बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम मिनिमम हुआ करेंगे, एंड जो भी उसमें से आपका क्या होगा, आपका जो बेस्ट स्कोर होगा, अगर मान लो पहले वाले में आपने दिया एग्ज़ाम, इसमें अच्छा स्कोर हो गया और दूसरे वाले में खराब आया, तो आप ये पहले वाले को रिटेन कर लोगे। तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा ना, आप उसको रिटेन कर पाओगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें इनके द्वारा ट्राई करी जा रही हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, जेम के बारे में जान लेते हैं। जेम है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एम यहाँ पे बड़ा आना था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जेम क्या है एक तरह से? देखो, जैसे मैंने एक बार वैसे डिस्कशन किया हुआ है, जैसे आप लोग भी खरीदते हो ना कोई सामान, लेट्स से आप अमेज़न से खरीदते हो, आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, या कहीं से भी आप खरीद सकते हो इस तरह की चीज़ें। तो दरअसल में ना ये यही चीज़ है। यहाँ पर हमारी लेट्स से जैसे सरकार है, ठीक है ना? सरकार के अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह से, तो वो उनको भी तो बहुत सारा सामान खरीदना होता है, ठीक है ना? तो अब इनको अगर इतना सारा सामान, बहुत सारे अलग-अलग तरह के सामान खरीदने हैं, तो कैसे खरीदेंगे? तो वो खरीद सकते हैं जेम पोर्टल पे। तो जेम पोर्टल के ऊपर जैसे मैं हूँ, मान लो कि मैंने कुछ बेचने के लिए डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो सरकार की कोई भी संस्था होगी, वो सरकार की संस्था देखिए, अच्छा, हमें तो अपने ऑफ़िस के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदनी है, तो स्टेशनरी खरीदने के लिए उनके पास से 4-5 सेलर का ऑप्शन होगा। तो जिसके हिसाब से उनको लगेगा वो वहाँ से खरीद लेंगे, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। सर क्या-क्या खरीद पाओगे इसके ऊपर? देखो, जैसे आपका कुछ भी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, ऑफ़िस का फर्नीचर हो गया, ठीक है ना?
ऊपर से वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज आपको लॉजिस्टिक्स की मतलब गुड्स भी देखने को मिलती हैं, आपको सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं। कौन खरीदता है? खरीदते हैं आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये अलग अलग आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनके थ्रू कैरी करते हैं। तो 63,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट बायर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है, और 62 लाख से भी ज़्यादा सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तीसरे पोजीशन पर है हमारा जो जेम पोर्टल है। साउथ कोरिया का जो कोनएप्स है वो पहले पे है, और सिंगापुर का जीबिस जो है वो दूसरे पर है। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है इस फिस्कल ईयर के अंदर, इस पर्टिकुलर माइलस्टोन, मतलब इसने एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो मीनिंग तो सर समझ आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, जब से हमने ना 2016 से इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, तो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ गई है। अदरवाइज़ आप खुद देखो ना कि जब मान लो कोई एंटिटी बाय कर रही है किसी से, तो होता पता क्या है? कहीं न कहीं अगर मान लो आप जाते हो, लेट्स से ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे करप्ट होते हैं, पर मान लो ये ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई सामान खरीदना है, मान लो कोई कंप्यूटर खरीदना है, तो कंप्यूटर पता कहाँ से खरीदेगी? ये अपने घर के जो ऑफ़िस के कोई पास की दुकान होगी। हो सकता है ये आपस में कुछ साँठ-गाँठ कर लें, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। पर अब यहाँ पे तो हमने एक पोर्टल बना दिया प्रॉपर्ली, तो जो भी आपका पेमेंट होगा, वो इस पोर्टल के थ्रू प्रॉपर्ली इस तरह से हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और साथ ही साथ ना हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, या जो छोटे एमएसएमई जो म लोग बोलता हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, वो भी यहाँ पर बेच पाएँगे, और साथ-साथ ना इनको थोड़ी प्रेफ़रेंस भी है। तो मेक इन इंडिया कह लो, या फिर जो हमारे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं न कहीं उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं हम किसके बारे में? अस्त्र मिसाइल के बारे में। सर, ये अस्त्र मिसाइल क्या है? देखो, पहली बात तो अस्त्र के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है ना? हवा से छोड़ी और हवा में ही इसने वो किया, तो एयर टू एयर मिसाइल है। तो सर कैसे इसको लॉन्च कैसे किया जाता है? देखो, जैसे हमारे पास आप जानते होंगे ना, जैसे आपके पास सुखोई है, ठीक है ना? तो उसके थ्रू आप लॉन्च कर सकते हो, या फिर हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है ना? वहाँ से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो इसको ना इंटीग्रेट किया जा रहा है इनके साथ। सुखोई के साथ तो हम बहुत बार कर चुके हैं, और यहाँ पर हम इसको तेजस के साथ भी करने की यहाँ पे प्रयास जारी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इंडिजिनस इंडिजिनस मतलब हमने इसको खुद बनाया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। हमारी रेंज के हम जहाँ तक देख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ये हिट करेगा। एक्चुअल में इसकी जो रेंज है ना, अप्रॉक्सिमेटली 37 किलोमीटर के आसपास है, या इसको आप 20 नॉटिकल माइल्स भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। इसके भी ना अलग-अलग वेरिएंट्स हैं। हमने एक्चुअली 2000s के अंदर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। फिर 2017 में इसका जो एमके-1 वेरिएंट था, वो हमें देखने को मिला। फिर धीरे-धीरे हम इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर एमके-2 हो गया, एमके-3 हो गया, इस तरह से। ठीक है ना? एमके-1 की तो रेंज अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना? तो एक्चुअली में बियॉन्ड विजुअल रेंज की अगर मैं बात करूँ ना, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज दरअसल में 37 किलोमीटर को मानते हैं, पर इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है ना? समझे? बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब था 37 किलोमीटर से ज़्यादा की बात करते हैं, पर एक्चुअल में जो अस्त्र मिसाइल की जो रेंज है, वो 110 किलोमीटर है, और जो एमके-2, एमके-3 वेरिएंट है, वहाँ 150 किलोमीटर या उससे भी बड़ी रेंज की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आपकी कैसी भी वेदर कंडीशन हो, दिन हो, रात हो, उसके अंदर भी ये फंक्शन कर पाएगी। इसको फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी, सुखोई हो गया आपका, तेजस हो गया, एंड कहीं न कहीं इसकी मैन्यूवरिंग आराम से आप कर पाओगे, इधर-उधर मूवमेंट मतलब कर पाओगे, और ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मतलब ये स्पीड की साउंड से भी ज़्यादा है, ठीक है? मैं एक डिस्कशन किया था ना कि स्पीड की साउंड ऑफ स्पीड से भी ये ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे चलती है। इसको बनाया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, तो डेफ़िनिटली ये बाकी चीज़ों को करेगा, हेल्प करेगा, और इम्पोर्टेड वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, राइट? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ टीबी ड्रग्स। देखो, टीबी के बारे में आप सभी जानते होंगे पहली बात तो, कि टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज़ होती है? आपका जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट? अब देखो, इंडिया में ना एक्चुअली में टीबी की दिक्कत बहुत, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक्चुअली डब्ल्यूएचओ का ना टारगेट है कि 2030 तक हमने टीबी को हटाना है। पर इंडिया ने बोला हुआ है कि 2030 क्या, हम उससे 5 साल पहले ही 2025 तक इसको खत्म करेंगे। पर एक्चुअल में अभी सिचुएशन सही लग नहीं रही। मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, उस हिसाब से बहुत मुश्किल होने वाला है 2025 तक तो एलिमिनेट करना। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे, तो टीबी ना अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है, पर हमारे लंग्स के ऊपर मेजरली इसका इम्पैक्ट आता है। इसीलिए ना इसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जब ये लंग्स को इम्पैक्ट करती है, तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टीबी। जब बाकी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। समझ गए इस बात को? अब टीबी का देखो इलाज तो है हमारे पास, ठीक है ना? और बीसीजी वैक्सीन भी हम बच्चों को देते हैं, ताकि कहीं न कहीं टीबी को रोका जा पाए। पर टीबी ना एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोग ना रेजिस्टेंस के बारे में समझते होंगे। मैंने एक्सप्लेन किया था एक बार,
एक्चुअल में क्या होता है ना कि लेट्स से आप ना कोई दवाई खा रहे हो, ठीक है ना, और आपने वो मेडिसिन ली और आपने ना वो मेडिसिन पूरी तरह से नहीं खाई, मतलब मैं लेट्स से आपको 5 दिन के लिए खानी थी, आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने थे 5 दिन के लिए, आप 2 दिन बाद ठीक हो गए तो आपने मेडिसिन लेना बंद कर दिया। तो पता क्या होता है, आपके अंदर जैसे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब क्या, कि कल को आप दवाई खाओगे भी ना तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, राइट। और भी कई कारणों से आपके अंदर रेजिस्टेंस हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाए जा रहे हो, आप अपने पास के केमिस्ट के पास गए, उससे मांग ली टीबी, आपने दवाई मांगी और उसने दे दी। तो एंटीबायोटिक्स का जो इरेशनल यूज़ हो रहा है ना, कहीं ना कहीं उस वजह से भी रेजिस्टेंस बन रही है। तो जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम ड्रग रेजिस्टेंट, कि कहने का मतलब क्या, कि टीबी के ऊपर जो आपका बैक्टीरिया है उसके ऊपर ड्रग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। तो उसके लिए ना फिर हम क्या करेंगे, फिर जो थोड़ी और हायर लेवल ऑफ ड्रग्स होती हैं, मतलब जो ज़्यादा जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उनको खाना पड़ता है। तो इंडिया में ना उस तरह की जो ड्रग्स थी जो कि हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी देती हैं टीबी के अंदर, वो सारी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी हमें देखने को मिली है। तो ये अपने आप में बड़ी ही चिंताजनक बात हो चुकी है। समझ गए इस बात को। तो टीबी के रिगार्डिंग डेफिनेटली देखो सरकार को बहुत फोकस करना पड़ेगा अगर हमें टारगेट्स को अचीव करना है। एंड बाकी इतनी जो शॉर्टेज हमारे यहाँ पे चल रही है, ये भी एक सही साइन नहीं है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी हमें डेफिनेटली काम करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज टीबी एक बहुत भयंकर बीमारी बन सकती है, राइट। तो ये थी कुछ आज की डिस्कशन, इसके ऊपर मैं आपको ये 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे उनका क्विकली एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग, क्या इसको 1947 में लॉन्च किया गया था? नहीं। देखो ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 2002 में बनी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। दूसरा, मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो 1992 में स्टार्ट हुई इंडिया यूएसए के थ्रू, बिल्कुल ठीक बात। बाद में जापान ने ऐड हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया, इस तरह से वर्क किया। भारत एनकैप की बात करें तो क्या ये रोड सेफ्टी की बात कर रही है? बिल्कुल ये बात करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और लास्टली पैर बॉइल्ड राइस की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर व्हाइट राइस से कम प्रोटीन होते हैं? नहीं, एक्चुअल में इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, आपके फाइबर भी ज़्यादा होते हैं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और जो कैलोरीज हो गया ना, वो कम होती हैं, ठीक है ना। ये कल हमने डिस्कशन कर लिया था। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।